बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं और आगाज़ में ही सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उन लोगों का जिन्होंने बहुत सारी दुआएं मुझे भेजी हैं, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया हैंडलर्स पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे बहुत सारे आप लोगों के मैसेजेस मौसूल हुए। थैंक यू सो मच। मेरी ज़िंदगी के नए सफ़र के हवाले से जो दुआएं मुझे आप सब लोगों ने दी हैं, जिस तरह से खुशी का इजहार किया है, तो अब कहीं ना कहीं बहुत खुशी महसूस होती है कि इतने सारे लोग आपके लिए दुआएं करने वाले हैं। तो ये आप सब लोगों की दुआओं का नतीजा ही है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो हैप्पी और आप लोगों के दरमियान दोबारा से भी मौजूद हूँ। तो काम का सिलसिला आज से हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं। आपका साथ में शो में इसी तरह से देती रहूँगी, आपको बाखबर रखती रहूँगी, शहर के मसाइल पे बातचीत करते रहेंगे। तो सिलसिले का बाकायदा आगाज़ कर देते हैं। आज के शो की कुछ हाईलाइट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। आज मौसम की भी बात होगी और सबसे बड़ी चीज़, शहर लाहौर में जो मैच होने जा रहा है, ऑलरेडी ट्रैफिक मसाइल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और जब कभी भी हम देखते हैं शहर में क्रिकेट रौनकें बहाल होती हैं, चौके छक्के तो लगते हैं और शहरी तो खुश होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है शहर में ट्रैफिक का। तो ट्रैफिक प्लान भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज का शहर में ट्रैफिक प्लान क्या होगा। सेकेंडली, एक बहुत बड़ा मसला शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स। रोज़ाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं कि आलूदा तरीन शहर लाहौर, जिसको बागों का शहर कहा जाता था, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे आज के शो में। एक और बड़ा मसला महंगाई, बिजली की कीमत में जो इजाफा हुआ उस पर अवाम का रद्द अमल क्या है और अब जस्टिफिकेशन क्या है, क्यों मतवातर बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, ये सब चीज़ें आज के शो में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन लाहौरियों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि ट्रैफिक के लिए क्या प्लान बनाया गया है, कौन कौन से रूट बंद होने वाले हैं, मुतबादिल क्या होगा, ट्रैफिक को आज किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, ये सब चीज़ें हम शो में आगे चल के डिस्कस करेंगे। आगाज़ कर लेते हैं आज के मौसम की सूरत हाल से। मौसम कुछ डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। आज का हमारे पास मौसम है आपके सामने। आगाज कर लेते हैं। सुबह 9 बजे शहर का टेम्परेचर क्या था? 14 डिग्री सेंटीग्रेड और सनी रहा वेदर। विंड स्पीड थी जी 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हवा चल रही थी। ह्यूमिडिटी 89% रिकॉर्ड की गई थी। नेक्स्ट आ जाए जी, आपके सामने है 12 बजे मौसम कैसा रहेगा? 22 डिग्री सेंटीग्रेड और विंड स्पीड होगी 13 किलोमीटर पर आवर। ह्यूमिडिटी आपके सामने है जी, कम हो गई और 54% रिकॉर्ड की जाएगी। नेक्स्ट आ जाए 3 बजे मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि 6 बजे मैच भी शुरू हो रहा है, तो मौसम की कंडीशन भी आप लोगों के साथ शेयर करना इसलिए ज़रूरी है। 24 डिग्री सेंटीग्रेड और विंड स्पीड होगी 15 किलोमीटर पर आवर। ह्यूमिडिटी होगी 42%। इसके बाद आ जाए जी 6 बजे, जो कि मैच का टाइम है। 19 डिग्री सेंटीग्रेड, मौसम क्लियर होगा और विंड स्पीड होगी 11 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ह्यूमिडिटी आपके सामने है 66% रिकॉर्ड की जाएगी। नेक्स्ट आ जाए रात 9 बजे का मौसम कैसा होगा? क्लियर होगा वेदर, 17 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। इसके बाद विंड स्पीड होगी 9 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जी। ह्यूमिडिटी 74% रिकॉर्ड की जाएगी, जो कि एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि ह्यूमिडिटी बढ़ गई है। मौसम की ये तमाम तर सूरत हाल थी जो कि हमने आपसे डिस्कस कर ली है। पूरे दिन का टेम्परेचर आपको बता दिया है, लेकिन इस वक्त मौसम कैसा है? क्योंकि सुबह हमने देखा अर्ली मॉर्निंग धुंध भी थी शहर में, इस वक्त तो बाहर धूप है, तो कुछ मौसम की सूरत हाल जानते हैं। कोमल इस वक्त बाहर मौजूद है। जी कोमल, बताइएगा मौसम कैसा है शहर का इस वक्त? जी बिल्कुल है ना, शहर लाहौर का मौसम जो है वो बदल रहा है। सूरज ने आंखें दिखाई हैं, जिसके बायस मौसम में खासी तब्दीली देखने में आई है। सुबह और शाम के वक्त सर्दी महसूस की जाती है, जबकि दोपहर के वक्त गर्मी महसूस की जाती है। और अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत जो है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 77% और हवा की रफ्तार 4 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। और अगर महकमा मौसमियात की जानिब से बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 10 और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि दिन भर में सूरज और बादलों की आंखचोली भी जारी रहेगी। और महकमा मौसमियात की जानिब से जुम्मा और हफ्ते के रोज़ ये भी कहा गया है कि सूरज और बादल आंखें दिखाएंगे, जिसके बायस मौसम जो है वो खासा खुशगवार रहेगा।
जबकि इतवार के रोज़ में सूरज अपने आबोताब में रहेगा, जिसके बायस मौसम में खासी कमी देखने में आएगी। और एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात की जाए तो ओवरऑल लाहौर की एयर क्वालिटी इंडेक्स 187 रिकॉर्ड की गई है, जबकि मॉडल टाउन का एरिया जो है उसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावुज़ कर गई है, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसलिए शहरी जो है घर से निकलते वक्त मास्क इस्तेमाल को लाजमी बनाएं ताकि बुरी बीमारियों से बच सकें। जी, थैंक यू सो मच कोमल। मौसम की सूरत हाल आपने बताई। बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज की तरफ और आज की लीड स्टोरी है महंगाई के मारे आवाम को एक और झटका, बिजली 1.53 रुपए फी यूनिट महंगी। LDA ओवर स्मार्ट सिटी की रातों रात मंजूरी, जाब्ते कवानीन सब धरे रह गए। सेफ सिटी कैमरे बेकार, जराइम बढ़ गए 50%, LCDs भी नाकारा हो चुके हैं। और नहम व दहम के तलबा होशियार, सालाना पर्चा स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक तैयार नहीं होगा। स्टूडेंट्स को अब ज़्यादा मेहनत करनी है। ये आखिरी जो खबर है ये स्टूडेंट्स को बेदार कर देने वाली है कि अब स्मार्ट सिलेबस नहीं, पूरी मुकम्मल पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपने टॉप स्टोरीज जान ली, डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर, असाइनमेंट एडिटर आमिर रजा खान मौजूद है, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह करम, बिल्कुल ठीक। आपको मुबारक हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो खुद भी आया था शादी पे, लेकिन आज आपको बज़ाब्ता, क्योंकि आप पहली बार आई हैं तो मुबारकबाद देनी बनती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई। और इसी तरह मैंने बहुत सारे लोगों का पहले भी शुक्रिया अदा किया था, एक बार फिर कहती हूँ, क्योंकि आमिर भाई बहुत खुशी होती है जब इतने सारे लोग आपको दुआएं देते हैं और कुछ नया हो तो आप अल्लाह ताला आपके इस सफ़र को मज़ीद आपकी तरक्की के लिए और आपकी बेहतरी के लिए बनाए। और नया सफ़र, नया साथी, जीवन साथी होता है, उसके साथ फिर खुशी का जो एहसास है वो इस वक्त अना के चेहरे से भी महसूस किया जा सकता है। आमिर भाई मुझे थैंक यू सो मच। अब इससे ज़्यादा कि मुझे और शर्माऊँ मैं, तो हम अपनी स्टोरीज़ की तरफ बढ़ते हैं। आज की खबर हमारे पास पहले है जी, महंगाई के मारे आवाम को एक और झटका, बिजली एक बार फिर महंगी हो गई है। मैं महंगाई पे बात कर करके सीरियसली परेशान तो होती हूँ, थक भी गई हूँ। मुझे लगता है मैं इस पे और डिस्कशन क्या करूँ। आपने अभी कहा था लाहौरियों को शायद के परेशान नहीं होना आपने, तो घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ये हमारे वज़ीर आज़म का कहना है, और अभी तक घबराना नहीं है। मैं कल जब ये खबर मेरे पास आई तो मैं अपने जो मेरे साथ काम करते हैं कोलीग्स थे उनको बैठा बात सुना रहा था कि हमारी फुफ्फो कहा करती थी कि क़यामत के नज़दीक 12-12 कोह पे दिया जले करेगा। अच्छा, वो पंजाबी में कहती थी 12 कोह तो दीवा बलेगा। अच्छा, हमें समझ नहीं आती थी कि बल्ब है, ट्यूबलाइट्स हैं, ये दिया 12-12 कोह पे कैसे जलेगा। बिल्कुल। उन्हें शायद ये इदराक था कि एक हुकूमत आएगी जो बिजली इतनी महंगी कर देगी कि लोग फिर इस तरफ आ जाएंगे। 12 कोह का मतलब है 12 मील के फासले पर एक बल्ब जला करेगा। वो मेरा ख्याल है प्रोडिक्शन पूरी होने वाली है, क्योंकि बिजली इतनी महंगी हो जानी है कि अवाम ने इसको जला नहीं पाना, और फिर वापस उसी दौर में चली जाएगी जब बिजली ईजाद नहीं हुई थी। और शायद वो जिस की बात करते हैं कि हम उस रियासत की तरह पे, मैं तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि अदब का तकाजा है कि आप उस काबिल नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो उस जमाने में बिजली नहीं थी, तो अब भी बिजली नहीं है, और बिजली इतनी महंगी हो जाएगी कि लोग जला नहीं पाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा आमिर भाई, अब आ जाओ जस्टिफिकेशन की तरफ। बड़े हुकूमत के पास जवाब होते हैं ना कि फला मद में हमने ये वजह थी पेट्रोल महंगा हुआ, ये वजह थी महंगाई हुई है। अलबत्ता ये ज़रूर सेटिस्फाइड किया जाता है कि शारिय बेहतर हो रहे हैं और ग्रोथ यहाँ पर जा रही है, मुआशी तौर पर मुल्क मुस्तहकम हो रहा है। अब ये बार बार जो जस्टिफिकेशन दी जा रही है, मुझे लगता है उसका भी कोई असर नहीं है, वो उसमें भी अब कोई वजन नहीं है, वो भी सिर्फ अब बातें ही बातें लग रही हैं। ये हुकूमत हो, इससे पहले वाली हुकूमत हो, हफीज शेख हो, हफीज पाशा हो, जो ये अशारिये है ना, ये आम आदमी है। आप अभी बाहर चले, अभी बाहर सर्वे करवा लेते हैं, किसी आम आदमी से पूछो कि भाई आपका तरक्की का अशारिया ऊपर गया है। देखिए, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, अगर तो उसकी पर कैपिटा इनकम बढ़ी है तो हम समझेंगे कि तरक्की हुई है। बिल्कुल। आप जिस अंशारियों की और जिस प्रोडक्ट्स की और जिन एक्सपोर्ट्स की और इंपोर्ट्स की बात करते हैं, वो आम पब्लिक के लिए नहीं है, वो शायद आपकी हुकूमत के अशारिये बेहतर हो रहे हैं। बिल्कुल। आपको रेवेन्यू ज्यादा इकट्ठा हो रहा होगा। अवाम जिसमें पिस रही है, तरक्की उसको कहते हैं जो इक्वली आप लोगों में वसाइल जो है डिस्ट्रीब्यूट करें। इसी का नाम तरक्की याफ्ता ममालिक कौन है? वही ममालिक हैं जो ये इस तरह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं,
वो तरक्की पजीर ममालिक हैं, और हम जो हैं अब तो तरक्की पजीर भी नहीं रहे, अब तो हम मेरा ख्याल है कि वो निचली सतह है, भी पीछे जाते जा रहे हैं, गुर्बत की कोई निचली सतह है उस पे जा रहे। अवाम अशारिये हैं असल में बिल्कुल महंगाई के। आप देखें, मैं पिछले दिनों 3 दिन पहले खबर आई थी कि दाल जो है वो 67 रुपये महंगी होगी पिछले 2 हफ्ते में। अच्छा, फिर वो आपकी जो सर्वेज हैं वो आपको बता रहे हैं, ना सिर्फ हमारे बल्कि जो समझे गैर सरकारी तंजीमें सर्वेज करवाती हैं, गैलप है, वो आपको बता रहा है कि महंगाई की सतह क्या है। फिर आपके अपने अदारे हैं वो आपको बता रहे हैं, तो फिर आप उस पर ये कहें कि इशारे बेहतर हो रहे हैं, तो ये इशारा है कि आप शायद लोगों को बेवकूफ़ समझें। बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होने लग जाती है ना, आपको जब पता चल रहा है महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है, लोगों ने माइंड अपना बना लिया है कि हर रोज़ चीज़ें महंगी होंगी। अब आने वाले महीने में पता है पेट्रोल और महंगा हो जाएगा, क्योंकि हालात ही ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि आपको बैक गियर कहीं लगता नजर नहीं आ रहा, आगे आगे जा रही हैं। मजीद बिजली महंगी हो जाएगी, अवाम तैयार नहीं, हम आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे। आने वाला महीना नहीं, आने वाले 2-3 दिनों में हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की प्राइस आ रही है। सही कह रहे हैं। कभी साल में आया करती थी, बजट के बजट हम देखा करते थे अखबार खोल के कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, फिर चले इसको महीने पे ले आएंगे। अब महीने के आती होता 15 दिन पे आए, मेरा ख्याल है इसके बाद रोज के रोज कीमत आया करेगी। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए, आज 11 है तो मेरा ख्याल 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आप पेट्रोल की प्राइस। सही। अब मुझे आमिर भाई ये बताएं, आगे गर्मियां आ रही हैं ऑलमोस्ट और बिजली का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा हो जाता है, और अब लाहौरियों को तो खास तौर पर लोड शेडिंग की आदत नहीं रही है। लोगों ने तो अपने यूपीएस भी मेरे ख्याल से बंद करके रख दिया। मैंने भी बंद कर दिया था। तो अब आप, मुझे लगता है तैयारी करनी पड़ेगी, ये लगवाने पड़ेंगे यूपीएस। और यूपीएस जो है वो मेरी शायद सिप्रा से बात हो रही थी, जो हमारे बीट रिपोर्टर है, वो कहता है यूपीएस आपको 100 रुपए की बिजली लेकर 25 रुपए की बिजली वापस करता है। अच्छा। 75 रुपए की वो खुद खाता है। सही, सही। यानी ये एक और महंगाई होगी, एक और ऐसा तरीका होगा जिसमें अवाम जो है पिसेंगे, उनके बिल ज्यादा आएंगे। और गर्मियां, आपने कहा पंखा चलेगा, एसी तो चलो दूर की बात है, वो तो अमीर लोगों के शौक होंगे। जो पंखा है वो गरीब कैसे चला पाएगा और वो बिल कैसे अदा करेगा? मैं समझता हूँ जैसे बिल जलाए गए थे पिछले दौरे हुकूमत में, शायद वैसा वक्त ना आ जाए और उस तरह की सिविल नाफरमानी ना शुरू हो जाए। जिस तरह से बिल जलाए गए थे, इस दफ़ा भी लोग बिल जलाना शुरू कर दें, तो ये बेहतर नहीं होगा। आपको नहीं लगता कि बिल जलाने चाहिए? जब वज़ीर आज़म साहब ने खुद ये मिसालें दी हैं, तो आमिर भाई क्यों नहीं जलाने चाहिए? वज़ीर आज़म साहब की बात छोड़े, उन्होंने तो कहा कि अगर महंगाई हो तो वज़ीर आज़म चोर है। ये उनकी बात थी, उनकी बातों को सीरियस लेना जो है, संजीदा लेना, मैं समझता हूँ कि ये हमारा अपना गैर संजीदा। अच्छा, मुझे लगता है कि वो खुद भी नहीं घबराते, लोगों को भी यही मशवरा देते रहते हैं कि ना मैं घबराता हूँ ना आप लोगों ने घबराना है। हाँ, लाज़मी बात है, वो नहीं घबराते जी, वो किसी काम से नहीं घबराते। हाँ, मुझे डर लगता है, मैं तो अपनी बीवी से बहुत डरता हूँ, तो वो नहीं घबराते थे, वो किसी काम पे नहीं घबराते। और आमिर भाई, मुझे लगता है कामयाब जिंदगी का राज भी यही होता है, डर के रहना। डर के रहना। ये आप किसको सुना रहे हैं? मुझे ब्रेक की तरफ जाने थे। ये नहीं, आपने जिसको सुनाया उसने वो प्रोग्राम देख रहा है। जी, तो नाज़रीन, हम शायद सिप्रा से भी राब्ता करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये जो कीमतें बढ़ रही हैं, ये आगे बढ़ने के इम्कानात हैं, वाकई रोशन इम्कानात तो हैं, लेकिन जवाब क्या है, किस तरह से लोगों को तैयार रहना है, बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा होगा तो हालात क्या होंगे, कितनी महंगी बिजली हो सकती है। यानी ये चीज़ें, प्रेडिक्शन जो हैं, आप लोगों के साथ शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं आप अपना माइंड सेट तैयार रखें कि आगे ये होने वाला है। तो कोशिश करेंगे हम शायद सिप्रा से भी बात करें। फिलहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। महंगाई हमने डिस्कस की, बिजली की कीमतों में मतवातर इजाफे के लिए आप रहिए तैयार। अगली खबर है हमारे पास, एलडीए ओवर स्मार्ट हो गया, स्मार्ट सिटी की रातों रात मंजूरी। मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आप देखते हैं आमिर भाई, लटक जाते हैं और साल हा साल उस पर काम नहीं होता, फाइलों की नजर हो जाते हैं। ये स्मार्टनेस एलडीए ने कैसे दिखा दी? अगर आप मुझे इजाजत दे तो उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, ये जो रोज की धक्कम पेल है और आज तीसरा मुसलसल दिन है कि शहबाज शरीफ की पेशी है। सही। किसी न किसी केस में कभी उनका जो था वो ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठा दिया, हमने इस पे बात भी करनी है आगे चल के। अगर आप वीवीआईपी गाड़ियां दे सकते हैं इन वीवीआईपीज को, तो आप फिर इनके लिए वीवीआईपीज अदालतें बनाते हैं जहां पर इनकी हेयरिंग हो। आम अदालतों में जाता है कि रास्ते तो अलहदा बंद होते हैं, वो जो नफरी वहां पर तैनात कर दी जाती है, बहुत ही रशी एरिया होता है। यहाँ से आप ये अदालतें बाहर निकालने का वक्त आता है, इनको खुले इलाकों में शिफ्ट किया जाए और वहाँ पर इनकी हेयरिंग्स हुए। ये रोज़ की परेशानी, इर्द गिर्द के लोगों को भी परेशानी है
और आज मुसलसल तीसरा दिन है कि हम ये देख रहे हैं कि लीगी कारकुन देखें वो अपने लीडर के लिए पहुंचेंगे, कोई भी हो पार्टी हो तो उसके लिए उसके कारकुन पहुंचेंगे। तो अगर आप इन कार्रवाइयों को अगर आप वीवीआईपी तरीके से ही हैंडल कर दें तो इसमें मेरा ख्याल आवाम नाराज नहीं होती, शायद वो प्रोटोकॉल से नाराज होती है, रोड्स रुकने से नाराज होती है। तो ये तो बिल्कुल परेशानी है जो बच्चों ने सुबह स्कूल जाना है, स्कूल कॉलेजेस आपके खुल गए हैं, आप रास्ते बंद कर देते हैं, मतलब लोग ऑफिस क्या जाना करें? है, ये ऑफिस का टाइम है, उसमें लोग नहीं जा पाते हैं। तो इससे पहले कि आप एलडीए वाली बात करती, मेरे जहन में था कि खुदारा लोगों को इस परेशानी से बचाएं। आज सीटीओ साहब हमारे गेस्ट हैं, हमने इस चीज पे भी बात करनी है। ये जो वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से तो ठीक है, वो जैसे आमिर भाई ने कहा कि होना चाहिए, लेकिन इस शहरियों की जिंदगी के लिए ये चीजें अब जो है, ये जो पेशी होती है और इस पे जो कारकुन इकट्ठे हो जाते हैं, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, बैरियर दूर दूर तक आमिर भाई लगा दिए जाते हैं। तो आसपास वाले लोगों की शिकायतें हम आपको टाइम टू टाइम दिखाते भी रहते हैं, जिनका ये कहना होता है कि जी उनकी गलियां तक बंद कर दी जाती हैं, तो बाहर निकलें कैसे, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएं। ये चीजें बहुत सारे मसाइल पैदा करती हैं और ट्रैफिक के तो वैसे ही बुरे हालात हैं। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं अगली खबर की तरफ। स्मार्ट सिटी की रातों रात मंजूरी दी गई है, जाब्ते कवानीन सब धरे के धरे रह गए हैं। मेरिट की बातें की जाती थी, कवानीन की बातें की जाती थी, और ये बड़े बड़े इदारे ही इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। आमिर भाई जी देखिए, ये सारी चीज़ें हम सुना करते थे पिछले दौरे हुकूमत में, जब एक अपोजिशन लीडर ये खड़े होकर कहते थे कि तमाम अदारे जो हैं वो पोलिटिसाइज हो गए और सियासी लोग जो हैं उसमें मुदाखलत करते हैं, तो हमें वो शायद बहुत कम नज़र आती थी चीज़। अब तो खुला काम हो रहा है। अब वो जो वादे थे, वो जो उनकी तकरीरें थी, उससे सब उलट किया, ऐसा यू टर्न लिया कि हमें मुझे तो याद नहीं है कि पिछले दौरे हुकूमत में किसी को 164 से उठाकर तो आप पहले नंबर पर लाकर रातों रात और आप वहाँ खाना भी खिलाएं ऑफिसर्स को, उनको घरों से लेकर आएं, उनको खाना खिलाएं और उनसे कहें जी ये दस्तखत करो। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इसने इस सारे वाक़ये ने मेरिट की और इस हुकूमत के दावों की और इस हुकूमत की मेरिट पॉलिसी की कलई खोल दी है। और ये ऐसे ही है कि यहाँ पर तो फिर आपको, अगर आपके पास पैसा है, आपके पास पावर है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो गरीब आदमी तो अपने घर का नक्शा पास नहीं करा पाता। सही क्या आपने, मैं घर बना रहा था ना, तो एलडीए वाले आ गए, उन्होंने कहा जी वो आपने बैक साइड पे ना वो एक वॉशरूम था, उसका साइज आपने बड़ा रखा हुआ है, अच्छा अंदाजा करें। तो मैंने उसके फोन पे बात की, मैंने कहा भाई आपको किसने भेजा है? कहता जी हम एलडीए की टीम है, हम आ जाते हैं। तो मैंने कहा भाई अगर आप आ गए हैं तो जाके जरा नक्शा देखिए, मैंने तो पुराना घर खरीदा था और इसको मैं रेनोवेट करवा रहा हूँ, तो ये पहले से बना हुआ था, आपको इतने सालों के बाद क्या ख्याल आया? कहता जी गुजर रहे थे तो हमने देखा कि आपके घर पे काम हो रहा है, तो हमने अंदर से जायजा ले लिया। सही, ये तो सूरत हाल है एक आम आदमी के लिए। यानी फिर दुर्रे नायाब ने सही टर्म यूज किया है कि ओवर स्मार्ट, मतलब आपने बाहर से नक्शे का अंदाजा भी लगा लिया और देख लिया कि अंदर क्या हो रहा है। आप लाहौर के फैलाव को नहीं देखती, 196 इलीगल सोसाइटीज बन गई, घर नहीं पूरी सोसाइटीज बन गई और कान पे जूं तक नहीं रेंगी। और मैंने आपको अपने घर की मिसाल दी कि मेरे घर पे एलडीए की टीम का ये कहकर छापा आ गया कि आपने पीछे गली में एक छोटी सी वायलेशन की है। तो मैंने कहा जी अगर की है तो आप इसको गिरा दें भाई, अगर हमने की है तो। बिल्कुल। तो एलडीए जो है वो सिर्फ गरीब आदमी को दबाने के लिए, वो जो हम निजाम की पहले बात कर रहे थे, सिर्फ गरीब आदमी को दबाने के लिए निजाम चल रहा है। अमीर आदमी के लिए तमाम रास्ते खुले हैं, हजारों कनाल जगह है जिसकी मंजूरी दी गई और उससे डबल कैपेसिटी में ये सोसाइटी अपनी फाइलें बेच चुकी है। बिल्कुल। और इसके बावजूद मंजूरी, ये पूरी खबर पढ़ने से तो मेरे तो कल रोंगटे कर, जब ये दुरे नियाब बता रहा था तो यकीन करें कि मैं कह रहा था कि अल्लाह ताला इस कौम पर कैसे रहम खाए जिस कौम में अमीरों के साथ ये सलूक हो रहा है। और फिर हम उस रियासत का नाम लेते हैं जिसका नाम लेते हुए आज भी हमारे दिल कांप जाते हैं कि उस जैसे, तो क्या उस जैसा शाइबा भी हम में नहीं है। और उस पर ये फ्रॉड है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और दुर्रे नायाब ने इस खबर को बहुत ही जबरदस्त अंदाज में ट्रीट किया है, मतलब मेंशन एक एक चीज की गई है। 166 नंबर स्कीम की फाइल को पर लग गए। वाकई ये पर लगना ही होता है कि आपको पता ही नहीं चला, रातों रात एक चीज की मंजूरी हो गई। एलडीए की तारीख में ये तेज तरीन मंजूरी दी गई है जो कि वाकई सवालिया निशान है। चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर को घर से बुलाकर दस्तखत कराए गए हैं, यानी अंदाजा करें घर से बुलाकर दस्तखत किए नहीं है उसने। हाँ देखिए, लफ्ज का इस्तेमाल, हम तो जर्नलिस्ट हैं तो हम साफी लोग ये अल्फाज इस्तेमाल इसलिए करते हैं, कराए गए हैं, यानी खुद से नहीं किए, रजामंदी नहीं थी। क्या अब जो अदारे एहतसाब के नाम पर बने हैं, जो हुकूमत एहतसाब के नाम पर बनी है, जो
बनी इसलिए थी कि यहाँ अशराफिया का जो है वो नवाजा नहीं जाएगा, तो क्या ये जो सोसाइटी का मालिक है क्या वो अशराफिया में शामिल नहीं है? बिल्कुल। क्या वो आपकी हुकूमत के प्रेशर का नजायज फायदा नहीं उठा रहा? क्या आज रिश्वत नहीं चल रही? जो सामने खुल्लम खुल्ला ये हमने अपनी लीड स्टोरी इसको प्रिंट किया है, तो क्या हुकूमत को अभी भी पता नहीं चला? कल से ये पूरे शहर में टॉक ऑफ द टाउन है। बिल्कुल। मैं सुबह आ रहा था तो मेरे अपने सोसाइटी के सदर शहजाद चीमा का मुझे फ़ोन आ गया कि आमिर भाई ये क्या स्टोरी है यार, हमें तो हम तो जहाँ 1 इंच की जो खिलाफ वर्जी है वो नहीं कर पाते हैं, ये क्या स्टोरी है? बिल्कुल। अब देखें ये लोग बहस कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, और एलडीए जो है उस पे कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा आमिर भाई, ये भी दुरे ने आपने मेंशन किया है कि एनओसी की मुंतजिर 165 स्कीमों के मालिकान दुहाई दे रहे हैं, यानी ऑलरेडी वेट किया जा रहा है। 165 स्कीमें जिनके एनओसी की मंजूरी देनी है, मालिकान इंतजार कर रहे हैं, तो फिर जाब्ते कवानीन किन लोगों के लिए? छड्डो जी तो आइशाई 165 वालों पैसे लगाओ फाइल को और उसके पार बनवाओ, और फाइल उड़ती हुई है आपकी, रातों को उठा के क्या घरों से खींच कर लाके अफसरों को दस्तखत करा दिए जाएंगे। सिर्फ नोट और पावर चाहिए आपको। बिल्कुल। और अगर नोट हो तो पावर आ ही जाती है। वो और ये खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, मुझे ऐसे याद आ गया। लेकिन ये नजाकत नहीं है, ये कराहत है। बिल्कुल। रिश्वत की कराहत है, ये पावर की कराहत है, जो कि आ गई। मैंने कहाँ का मिसरा कहाँ जा जोड़ा, मुझे खुद से तौबा करनी चाहिए। अच्छा, अब मुझे ये ज़ाब्ते कवानीन जो बड़े अच्छे तरीके से हेडलाइन में हमने मेंशन भी किया है, ये ज़ाब्ते कवानीन सिर्फ अब क्या गरीब आदमी के लिए रह गए हैं, उसकी जेब से पैसे निकालने के लिए रह गए हैं? बाकी ज़ाब्ते कवानीन रातों रात मंजूरियाँ हो रही हैं, फाइलों को पर लग रहे हैं, इधर कोई ज़ाब्ते कवानीन नहीं होंगे, ये कल्चर इसी तरह से आम रहेगा? क्या आम आदमी की, आम आवाम की कहीं सुनवाई नहीं होगी बगैर पैसे के? आम आदमी की नहीं सुनवाई होगी। मैं सच्ची बात यह है, अगर आप ये कहें कि कभी होगी, मैं कहता हूँ नहीं होगी। एक उम्मीद की किरण थी कि शायद इमरान खान, आपको पता है हम पे इल्जाम लगाया जाता है कि हम जानबूझ के लोगों के शॉर्ट्स ऐसे दिखाते हैं, हम कैमरा लेके जाते हैं तो लोग दुहाई दे रहे होते हैं, मतलब ये लोगों की परेशानी है। अगर ये आम लोगों को हम कैमरा लेकर जाते हैं तो फिर वजीर आजम जो है वो रिकॉर्डेड प्रोग्राम ना चलाते अपनी कॉल्स का। जबरदस्त, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लाइव ना लग पता जाना सी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। घोड़ा दे घोड़े दा मैदान। बिल्कुल सही कह रहे हैं ना वजीर आजम कि भाई आपने ये क्यों जो है वो लाइव कॉल्स नहीं ली, और 1-1:30 बजे के करीब आपने 16 एडिटर्स और एनालिस्ट के साथ मिलकर उसको एडिट करवाया, और फिर आपने शाम में उसको चलवाया। बिल्कुल। लेते लाइव कॉल पता चल जाता कि क्या हम जो कैमरा और माइक लेकर जाते हैं वो आप भी मेरा ख्याल है किसी दिन ना कॉल्स लें। बिल्कुल। और हम टाइम टू टाइम, मैंने आपके प्रोड्यूसर से एक दिन बात की, आयशा से, कहती लोग इतने एग्रेशन और गुस्से में हैं कि लोग ऐसी बात मुंह से निकाल देंगे कि हमें परेशानी होगी, आमिर भाई लाइव कॉल कैसे ले। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत ज़्यादा हमारे जितने भी शोज हैं, न्यूज़ नाइट रात 11 बजे का स्पेशली हमारा जो शो है, उसमें हम लोगों की आवाज़ सुनाते रहते हैं रैंडमली जाते हैं। बिल्कुल। और ये चीज़ें कोई प्लान नहीं होती हैं, आप रोड पे मौजूद हैं, लोग खुद आके आपसे बात करना चाह रहे हैं, अपने मसाइल बताना चाह रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली हमारा तो काम है मसाइल हाईलाइट करना, सच दिखाना, लोगों के मसाइल सामने लेकर आते हैं। अब उस पर हल निकलता है नहीं निकलता, हम तो अच्छे तरीके से अपना काम करना जानते हैं और करते रहेंगे। खैर, अगली खबर हमारे पास क्या है जी? सेफ सिटी कैमरे बेकार, जराइम बढ़ गए, 50% LCDs भी नाकारा हो चुकी हैं। शहर में जराइम की बिगड़ती सूरत हाल किस तरह से बेहतर हो सकती है, इसके लिए सेफ सिटी का किरदार हमने देखा। बिल्कुल स्टार्ट में एक जो मॉडल जब सामने आया तो सभी हैरान होकर रह गए थे। अब ये मॉडल किस हद तक मौसर है? कैमरेज खराब पड़े हैं, उनकी मेंटेनेंस किसने करनी है? ये जो LEDs इतने सारे पैसे लगा के लगाई गई थी, इसको दोबारा से ठीक किसने कराना है? अब एक जबरदस्त सा मॉडल तो दिखा दिया गया, लेकिन इसको ठीक दोबारा से किसने करना है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? शहर में जराइम कंट्रोल करना किसका काम है? बात होगी इस पर ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। अगली खबर हमारे पास है जी, शहर में जराइम की सूरत हाल जैसा कि मैंने डिस्कस की थी, इस पर सेफ सिटी के कैमरों का क्या किरदार है? अवाम को तहफ्फुज़ फराहम करने की आमिर भाई कोशिश की गई थी, क्या कहेंगे? अच्छी कोशिश थी, और शहबाज शरीफ साहब का जिस तरह का विजन था, गो कि उनकी हुकूमत नहीं रही तो उसके बाद वो विजन भी चला गया, और वो जो अब एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो है मैं क्यों हम सिर्फ ये सोचते हैं कि शहबाज शरीफ का विजन था, हुकूमत गई तो ये विजन भी चले जाना चाहिए। मकसद तो अवाम की भलाई था, मकसद तो अवाम का तहफ्फुज़ था, तो क्या मौजूदा हुकूमत की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अवाम का तहफ्फुज़? है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन काम करने का स्टाइल या काम करने का वो तरीका नहीं है जो शहबाज शरीफ साहब को था।
देखिए सेफ सिटी को बना देना और इतने ज्यादा कैमरे लगा देना लाहौर के अंदर, पाकिस्तान का पहला सेफ सिटी बन गया लाहौर। लेकिन ये हुकूमत जब से आई तो सेफ सिटी ने एक काम पकड़ा, उन्होंने चलान करने शुरू कर दिए जो कि गैर कानूनी है। अभी तक कानून में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, तो वो इस तरह से कैमरे पर देखकर आपका चलान करें, तस्वीर घर में। इसके बावजूद अरबों रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा करना शुरू किया। इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो उस काम से हट गई, इसके लिए ये बनाया गया था। सेफ सिटी का मतलब है महफूज शहर, महफूज शहर, इसको रहने नहीं दिया गया, बल्कि आपने धड़ाधड़ उससे चालान करने शुरू कर दिए। सिर्फ चालान पे लगा दिए, लोग बैठा दिए, उनके साथ चलान करते जाओ, पैसे कमाते जाओ, देखी जाएगी। और हुकूमत को क्या दिखाओ, जेबें खाली, कि हमें मजीद फंड दें जी, हमारे खराब हो गए। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत का इतराफ़ है खुद से, जो डॉक्टर साहबा ने किया उस दिन परसों, कि 25% तो कैमरे खराब हैं, आपने कैमरे रिप्लेस ही नहीं किए। अच्छा, अब कैमरों की तरफ आ जाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? क्या इसकी रिस्पॉन्सिबल सेफ सिटी है, क्या फिर इंतजामिया है, ये किसका काम है? क्योंकि ये चीजें तो मेंटेनेंस मांगती हैं बार बार। सेफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम है। जो अरबों रुपए का रेवेन्यू चलान की सूरत में इकट्ठा कर रही है, वो कहाँ लगा रही है? बिल्कुल। ये जो आप बात कर रही थी एसएमडीज, ये एसएमडीज लगी थी कि लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाए, आगे वाला रास्ता बंद है। और आप यकीन माने, बड़ा अच्छा लगता था जब भी आप कहीं रोड पे जा रहे हैं, यूरोप की याद आती थी, अमेरिका की याद आती थी। लेकिन वो एसएमडीज खराब हो गई, किसी को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि गवर्नेंस नहीं है। तो शहबाज शरीफ का आप कहती हैं ना, नाम लेते हैं हम, तो शहबाज शरीफ का नाम जब भी लिया जाएगा, मुझे उनसे लाख सियासी इख्तलाफात हों, बट गवर्नेंस के मामले में वो शख्स और उसकी स्पीड जो वेरी मच एक्टिव, बिल्कुल, वो बहुत एक्टिव थे। वो सुबह नमाज के बाद से शुरू होते थे और रात गए तक वो काम करता था। बिल्कुल 4-5 घंटे मैं जाती तौर पे जानता हूँ। और हमें इसलिए याद है क्योंकि हमारी अपनी टीम की भी दौड़े साथ ही साथ लगती थी। हाँ, हमारी अपनी लगती थी, एक जगह से दूसरी जगह, चाहे डेंगू की कैंपेन है, पोलियो की है, उस पे हमारी अपनी टीम भी उसी तरह साथ। शहबाज शरीफ जो है, उसकी स्पीड को पकड़ना ही अफसरों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। बिल्कुल बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो दौड़ने लगवाता था और खुद भी दौड़ता था। बिल्कुल ऐसे ये अब वो काम नहीं है। अब जो सरकार है वो खुद भी सुस्त है और उसने तमाम महकमों की कारकर्दगी को भी सुस्त रवि का शिकार कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नुकसान लेकिन आमिर भाई, रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ है। लोग अपने गली मोहल्लों में, घरों में गैर महफूज हैं, सड़कों पर गैर महफूज हैं, तो किस तरह से फिर रियासत की रट कहीं पे भी हमें नजर नहीं आ रही है। ये मेरे इस वक्त जो सिटी 42 के नाजरीन हैं, उनमें से मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी थानों का चक्कर लगा रहे होंगे कि हमारी FIR ही दर्ज कर ली जाए। सही कह रहे हैं आप। यहाँ पर तो डकैती हो तो चोरी की FIR होती है। वो कहते हैं जी डकैती पाती तो साढ़े से अजाब पै जाना, SHO साहब कहते ने या SI साहब कहते ने, या उत्थे जो मुहर्रर बैठा था वो कहते डकैती की ना कराओ, चोरी दी करवा लो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और खुद आपको फोन पे कहते हैं कि जी वो जी नशाई जा बंदा जे होना था की करोगे, तुम भी अदालतों में चक्कर। ये मेरे साथ हुआ। अच्छा। मेरे घर से घर बनना था तो वेल्डिंग प्लांट चोरी करके ले गया, वो पकड़ा गया, सोसाइटी के गार्ड ने पकड़ लिया। थाने से मुझे फोन आया, कहता जी ओ सर जी ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਸ਼ਾਈ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਾਂਗੇ। ਸਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਪਰਚਾ ਕਟਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਓਗੇ, ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸਰੂਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਸਰੂਫ। सही, यानी उनसे कहना था आप ज्यादा मसरूफ हैं, हमारी मसरूफियत। मेरा भतीजा पुलिस में था, मैंने उसको भेजा, मैंने कहा जा देख क्या चक्कर है। लोगों के साथ ये किया जाता है थानों के अंदर। सही, यानी ये आम हालात है और वाकई लोग दुहाई देते हैं। वो जो हमने थाना कल्चर की तब्दीली की, अच्छा दावे फिर बारी बारी आमिर भाई मुझे याद आ जाते हैं। हम असल में बात ये है कि चलो बात से बात निकल जाती है, हम सेफ सिटी पे बात कर रहे थे और थाने कल्चर पे चले गए। ये इतनी लंबी कहानी है थाने कल्चर वाली, ये कैसे तब्दील होगा। इसको जब बनाया गया था, जब इसकी कानून साजी की गई थी अंग्रेज दौर में, तो वो जिस मकसद के लिए की गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ये थाने सिर्फ वही मकसद पूरा कर रहे हैं। सही कह रहे हैं। ये सिर्फ इशराफिया को तहफ़्फ़ुज़ देने का काम कर रहे हैं और गरीब को पीटने का, मारने का और उससे रिस्क रोजगार छीनने का। सर, ये जब तक जेबें गर्म करने वाला कल्चर रहेगा ना, तो यहाँ पे हमेशा गरीब का इस्तेसाल होता रहेगा और जो अमीर लोग हैं वो अपनी मनमर्जियां करते रहेंगे। तहफ़्फ़ुज़ भी उन्हीं को मिलेगा, प्रोटोकॉल भी उन्हीं को मिलेगा। आला अफसरों से लेकर ASI SHO तक कब्जा ग्रुप में शामिल होंगे। सही क्या आपने। अब आप बात, मैंने आपसे कहा था लंबी बात है, इस पर प्रोग्राम रखते हैं किसी। हाँ जरूर, हम इस पर प्रोग्राम भी करेंगे। बैठाएं आप क्राइम वालों को भी साथ और पुलिस वालों को भी,
तो बात कर लेते हैं। नहीं आमिर भाई, वो जो सब अच्छा के रिपोर्ट बना के प्लान दिया जाता है ना, और ये कहा जाता है इतने बड़े शहर में इतना क्राइम रेट होना कोई बड़ी बात नहीं है, आप एग्जैजरेट करते हैं चीज़ों को, तो वहाँ कहीं ना कहीं आप इस चीज़ पे हैरान हो जाते हैं कि भाई बड़ा अच्छा जवाब है, आबादी बता के, क्राइम रेट बता के आप बरियुज़िमा हो जाते हैं। एक दिन में 6-6 फार्मेसीज लूटी जा रही हैं, एक दिन में 15-15 लोग डकैती का शिकार हो रहे हैं, एक दिन में 42 मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है, और आपके पास जवाब ये है कि इतनी आबादी के शहर में इतना क्राइम होना मामूल है। बिल्कुल। तो ये इतनी आबादी नहीं है भाई। आप जिन ममालिक और जिन शहरों के साथ मुआवजा करते हैं, वहाँ के अगर आप सिस्टम को देखें तो लोगों को सजाएं भी मिलती है। बिल्कुल। आप तो उनको अदालतों तक नहीं लेके जाते। बिल्कुल सही कहा। अदालतों में जाते हैं, हमें तो रोजाना खबरें मिलती हैं इस तरह की कि जजेस कह रहे होते हैं कि आपने प्रोसिक्यूशन ही ठीक नहीं की, आपने इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं की, आपका इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम आपको खुद से नहीं पता कि आपने क्या करना है। आज भी आप कान पकड़ाकर जूते मारने को इन्वेस्टिगेशन समझते हैं। आम आदमी, मैं भी यही समझता हूँ बिल्कुल कि ये इन्वेस्टिगेशन को दे दिया गया तो इसका मतलब आज जानू पांजा लगे। वो एक हमेशा से कल्चर बना दिया गया ना, एक तरीका सेट कर दिया गया, उसके बगैर आपको लगता ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जब से अंग्रेज ने वो कानून बनाया और जिस मकसद के लिए बनाया था, गुलाम को और उसके बच्चों को गुलाम बनाने का, आज तक हमारे थाने उसी कल्चर और उसी कानून के तहत चल रहे हैं और ये चलते रहेंगे। सेफ सिटी से हमने उम्मीद पैदा हुई थी कि ये तहफ़्फ़ुज़ दे सकेगा, लेकिन सेफ सिटी उम्मीदों पे पानी फिर गया। बिल्कुल फिर गया। वो उसमें जितनी टीम है वो सिर्फ VIPs को बुलाकर और उनकी एक वीडियो जारी करके। लेकिन आमिर भाई मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे ये बता दें, ये सेफ सिटी का आज भी कोई विजिट करने जाए तो इतना शानदार निजाम, जगह जगह आपको LEDs नजर आ रही हैं, शहर की मॉनिटरिंग हो रही है। मैंने भी किया, दोनों ने विजिट किया। बिल्कुल ऐसे ही है, तो मैं तो बड़ा इंप्रेस हुई। ऐसा ड्रामा है कि वो आपको जैसे देहात से बंदा है तो उसको बत्तियां दिखा के कहा जाए ये तरक्की है, तो वही तरक्की है। सही है, सही आपने मिसाल दिया। खैर नाज़रीन, ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे तो स्टूडेंट्स के लिए खबर ये है कि हमेशा से हम देखते हैं 9th 10th की तैयारी जो है स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। कोविड की वजह से सिचुएशन चेंज हुई और हम आए स्मार्ट सिलेबस की तरफ। अब स्टूडेंट्स के लिए खबर ये है कि स्मार्ट सिलेबस नहीं होगा, मुकम्मल कोर्स की तैयारी करनी पड़ेगी और पेपर्स देने पड़ेंगे। अब किस तरह से ये सब मैनेज होगा, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और ख़बर अगली है हमारे पास स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा खुश थे स्कूल खुलने के बाद भी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये सेटिस्फेक्शन थी कि अब ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। क्या कहेंगे आमिर भाई? मैं क्या कहूँ, मैट्रिक के सुन के तो मुझे खुद खौफ आता है। पता है सबसे मुश्किल 2 पेपर होते हैं तो आपकी ज़िंदगी में, तालिब इल्म की ज़िंदगी में, एक मैट्रिक का, एक BA का। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो वो कहते हैं MA बाय डांस, वो डांस वाला मामला होता है। ये जो BA बाय स्टडी है ना और मैट्रिक बाय स्टडी है, ये मुश्किल काम है। और मैं तालिब इल्मों के साथ मेरी पूरी हमदर्दी है, लेकिन ये नेट कहीं किसी के पास था, किसी के पास नहीं था, ऑनलाइन क्लासेस किसी ने ली, किसी ने नहीं ली। वो जो हमारे यहाँ लावालीपन है उसमें तालिब इल्मों में वक्त गुजारा, लेकिन अभी वक्त है, अभी वो तैयारी करें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप फुल सिलेबस से दें, जो पढ़ाया उसमें से दें पेपर, उसमें से आप उनका इम्तहान लें। ये गैर मुनसिफाना है कि आप इम्तहान आउट ऑफ द सिलेबस जाके ले लें। ये अगर मैं बीइंग मैं एक स्टूडेंट के तौर पे सोचूं, वो ये पुरानी बात है, अब तो ज़माने कदीम की बात है, लेकिन आप फिर फंस जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। और बच्चे जो हैं ये 9th के और मैट्रिक के बच्चे तो बहुत ही छोटी उम्र के बच्चे हैं। और भाई ये जो सिचुएशन कोविड की रही है इसकी वजह से बिल्कुल ही डिफरेंट एक सिनेरियो हो गया था। अच्छा, डिफरेंट भी हो गया था। दूसरा ना सबके पास इंटरनेट की और फैसिलिटी नहीं थी, लैपटॉप नहीं थे, एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं थे। ज़्यादातर सरकारी स्कूल्स के बच्चे जो हैं वो जिन हालात में होते हैं, उन हालात में हम लोग जब बात कर रहे होते हैं ना स्कूल्स की और बच्चों की, तो हमारे जहन में अपने बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल्स के पढ़ने, जिनके पास लैपटॉप की सहूलत भी है, एंड्रॉयड फ़ोन भी हमने ले लिया। लेकिन जो बच्चे बेचारे इन कोविड के दिनों में भी गली मोहल्लों में खेलते रहे, वो कैसे पेपर पास करें? बिल्कुल, ये तो पेपर ना पास कराने वाली बात थी। बिल्कुल, उनको सिलेबस जो आपने पढ़ाया उसमें से पेपर बना कर दें। मैं इसको गैर मुनसिफाना समझता हूँ कि आप आउट ऑफ सिलेबस जो आपने पढ़ाया था उससे बाहर से भी आप सवाल शामिल करेंगे तो बच्चे फंस जाएंगे, और अगर बच्चे फंस जाएंगे तो आपके पास होने की शरह जो है वो ख़राब आएगी, या फिर आप अच्छा थोड़ा सा ना यहाँ पे एक और आमिर भाई मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगी। बच्चे भी बड़े रिलैक्स हो गए थे, मतलब आप पढ़ाई उस तरह से समझ भी नहीं रहे थे स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने घरों में ही रहे। आपने टाइम पढ़ाई का बहुत कम, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा, मेरे अपने कजन्स
बिल्कुल ही आप उस ट्रैक से एकदम से जैसे हट गए हैं ना। अपने गांव में शरारतें कर रहे थे तो मेरे ताया ने हमें बुलाया और कहा कि अदरा तो निकाह निस्सा शैतान एक दफ़ा ना तो दावा करके आया कि मेरे तो बड़ा शैतान कोई नहीं। तो नीचे आ गया, वो नीचे आ गया तो कुछ अर्से के बाद लोगों ने देखा शैतान जो है वो गधा बना हुआ है और बच्चे उसके ऊपर सवारी कर रहे हैं। तो वो कानों को हाथ शैतान लगा रहा था कि मैं ऐसे ही कहता था बच्चे मेरे तो भी ज़्यादा शैतान है कहता तुम भी जरे शैतान तो ज़्यादा शैतान हो। बिल्कुल बात यह है कि बच्चा तो बच्चा है, बिल्कुल उसको क्लास में बैठाकर पढ़ाना मुश्किल काम है और वो उस बच्चे को आप यूं करें कि वो आपसे ऑनलाइन पढ़ा होएगा और पढ़ने के बाद पेपर देगा। कुछ बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। उनके वालिदैन भी स्ट्रिक्ट थे, उनके पास फैसिलिटीज भी थी। अब जुमेरात मेरे इलाके में जुमेरात और पीर को सुबह 9 बजे लाइट जाती है और रात को शाम को 4-5 बजे आती है। अच्छा, 2 दिन हफ्ते में, सही, ठीक है जी, मरकज़दार कॉलोनी, सही। और उसको नाम दिया जाता है मेंटेनेंस का और ये पिछले 3 साल से जारी है मेंटेनेंस। चलिए इस मेंटेनेंस का देखते हैं फायदा आगे चल के क्या होगा। ये बताएं उस दौर में ना नेट चला, हाँ, ठीक है, बच्चे पढ़ाई कैसे करें, ना उनका जो वाईफाई सिस्टम थे वो नहीं चले, तो आप ये किस तरह का आउट ऑफ सिलेबस पेपर लेंगे? मैं इसके खिलाफ। सही, और इस पे ऑब्वियसली स्टूडेंट भी इख्तिलाफ कर रहे होंगे, लेकिन पहले बता दिया गया है तो इसीलिए आपको तैयार भी रहना है। और अगर आपको गाइडलाइन चाहिए तो लाहौर बोर्ड ने गाइडलाइन इसकी वेबसाइट पर अपनी अपलोड भी कर दी है, तो डिटेल्स आप वहाँ से भी जो है वो मालूम कर सकते हैं। और मुश्किल तो होगा ऑब्वियसली, लेकिन अगर आप कुछ प्लान करके चलेंगे कि आपने अच्छे नंबर्स लेने हैं, मेहनत ज़्यादा करनी है, तो इंशाल्लाह चीज़ें जो है वो बेहतर होती जाएंगी। थैंक यू सो मच आमिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हमने चलना है एक ब्रेक की तरफ, आप हेडलाइंस जानिएगा, जिसके बाद हम शो में दोबारा हाजिर होंगे और हम बात करने वाले हैं आज के मैच के हवाले से, जो कि बगैर तमाशाइयों के होने जा रहा है। और मैच के साथ एक बहुत बड़ा मसला, शहर में बेहंगम ट्रैफिक, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। कुछ शाहराएं ऐसी हैं जहां पर एक्चुअली ट्रैफिक का कंट्रोल एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। सीटीओ साहब हमें ज्वाइन करेंगे, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे शहर का ट्रैफिक प्लान। हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से शो में खुश आमदीद कहेंगे। और नाज़रीन, आज प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं शहर में चौकों छक्कों की बहार एक बार फिर से नजर आने वाली है। कज़ाफ़ी स्टेडियम में आज मैच होने जा रहा है और 3 रोज़ा ये सीरीज़ है T20, जिसका आज पहला मैच है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है, जब भी शहर में कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है तो लोग परेशान ये हो जाते हैं कि आया कौन कौन से रास्ते बंद होंगे, उन्होंने कौन कौन से रास्तों से जाना है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है, इस दफ़ा तो शायकीन के बगैर ही ये मैच हो रहा है, तो आई होप, आई विश कि उस तरह से ट्रैफिक का अज़दहाम जो होता था वो नहीं होगा। लेकिन चूँकि लोगों के लिए ये सबसे बड़ा सवाल बन जाता है कि आया वो कज़ाफ़ी स्टेडियम, लिबर्टी, राउंड अबाउट, आसपास वाली शाहराएं जो हैं वहाँ से गुजर सकते हैं, रास्ते कौन कौन से बंद होंगे। लाहौरियों को ये इंतज़ार रह जाता है क्योंकि सभी लोग अपने दफातर भी जाते हैं और 6 बजे का टाइम जो है वो मैच के स्टार्ट का है। ऑब्वियसली टीमों ने वहाँ पर पहुँचना है, तो कौन कौन से रास्ते बंद होंगे, किस तरह से ट्रैफिक मैनेजमेंट की जाएगी, प्लान क्या होगा। इसके साथ साथ शहर में बेहंगम ट्रैफिक भी एक बड़ा मसला बनती चली जा रही है। कुछ शाहराएं ऐसी हैं जहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल वाकई एक बड़ा चैलेंज बन चुका है, खास तौर पर जिन्हें कहा जाता है पीक आवर्स। अब तो स्कूल कॉलेजेस भी खुल गए हैं, उसके बाद दफातर से जो छुट्टी का टाइम होता है, लोग अपने घरों से बिजनेस पॉइंट से जब वापस घरों को जा रहे होते हैं, तो लोग परेशान होकर रह गए हैं कि किस तरह से ट्रैफिक मैनेजमेंट को पॉसिबल किया जाए। रास्ता ऐप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वो कितनी इफेक्टिव है हम इस पर भी बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ में आपके साथ कराना चाहूँगी। सीटीओ लाहौर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सैयद हमाद आबिद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आगाज कर लेते हैं। वैसे तो ट्रैफिक के मसाइल की हमें बहुत शिकायतें आती रहती हैं, उस तरफ जाएंगे, लेकिन आज है मैच जिसके लिए प्रॉपर एक ट्रैफिक प्लान तश्कील दिया जाता है। तो आज के मैच का क्या ट्रैफिक प्लान है? जी हाँ, एक तो ये मैं बताता चलूँ कि हमारा जो ट्रैफिक प्लान होता है ये इंडिपेंडेंटली नहीं बनता। सही। इसका सारा दारो मदार होता है ऑन दी सिक्योरिटी, ओवरऑल सिक्योरिटी प्लान। ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन होती है दारों। जिस तरह हमारी ये बड़ी अच्छी है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव ओमन कि हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हुई है। साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स बहुत अरसे के बाद, कई सालों के बाद हमारे मुल्क में वापस आए हैं एंड दे आर एंजॉइंग द स्टेटस ऑफ द स्टेट गेस्ट। तो स्टेट गेस्ट का मतलब ये है कि इट इंटेल्स के जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं उस लेवल के, तो वो रखे जाएं।
और मुझे अंदाजा हो रहा है कि आपको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही है इन सब चीज़ों से। तो उसके अंदर पूरा एक होता है, सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, तमाम इदारे मिल बैठ के डिसीजंस लेते हैं और उसके ऊपर वो होता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के पीछे मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट का ये बहुत ज़्यादा फोकस रहा कि हम क्या चीज़ ऐसी करें इंटरवेंशंस के लोगों को कम से कम तकलीफ हो। बिकॉज बहुत ज़्यादा हमारा आईजी साहब का भी फोकस है, और कल से एक सेमिनार भी स्टार्ट किया उन्होंने, सीएम साहब ने इनॉग्रेट किया, पीपल सेंट्रिक पुलिसिंग, कि लोगों का ख्याल पहले आए, और हम लोग भी सर्विसेज अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं तो लोगों का हम सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे पब्लिक हो जाती है। तो इस दफ़ा गवर्नमेंट का बहुत अच्छा डिसीजन था कि टीम्स इंडिविजुअल मूव नहीं करती रही। हमारी T20 प्लेयर्स शहर में बहुत दिनों से आए हुए हैं, तो कि वो एक टीम अलहदा जा रही है, दूसरी टीम पाकिस्तानी प्लेयर्स अलहदा जा रहे हैं, तो ये भी सोच के कि लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो, तो उन दोनों टीम्स को इकट्ठा मूव कराया जाता है। तो उसकी वजह से सिर्फ ड्यूरिंग दी मूवमेंट, और मैच के अंदर भी यही हमारा प्रोटोकॉल्स होंगे कि ड्यूरिंग दी मूवमेंट ऑफ द टीम्स बहुत थोड़ी देर के लिए उन रूट्स को बंद रखा जाता है, क्योंकि रूट ज़ीरो करना होता है उनके लिए। तो उसके बाद जैसी टीम्स का हमारा कैवलकेड का टेल गुजरती जाती है उन इंटरसेक्शन से, विदाउट एनी डिले हमारी यही प्रायोरिटी होती है कि उन रूट्स को हम खोलते जाते हैं। तो एक तो ये है, एक तो दूसरी बात ये मैं बताता चलूं कि जिस तरह अनलाइक प्रीवियस मैचेस जिसमें कुछ इंटरसेक्शंस थी मखसूस जो परमानेंटली बंद रखी जाती थी, इस दफ़ा ऐसी हमने परमानेंट ब्लॉकेड नहीं लगाए हुए, कहीं पे भी आपको कंटेनर्स नज़र नहीं आएंगे लगे हुए, और वैसे भी ये स्पेक्टेटर फ्री मैचेस हैं। तो इसके अंदर हमारा इस दफ़ा ये है कि थ्रू एंड थ्रू आपको याद होगा फिरोजपुर रोड हमेशा पुल नहर इशरा से आगे कलमा चौक तक बंद रहता थ्रू आउट इंटरसेक्शन मैचेस की ड्यूरेशन में, PSL में आपने देखा। लेकिन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ओपन है, कोई रास्ता परमानेंट ब्लॉक नहीं है। बहुत थोड़ी सी इंटरसेक्शन हमारी डेविस चौक से लेके जो PC के सामने वाला एरिया है, सिर्फ वो एक साइड वो बंद हुई है टेम्परेरीली, लेकिन दूसरी साइड पे 2 वे ट्रैफिक हम लोग चला रहे हैं क्योंकि सर्विस लेन भी अवेलेबल है। इसके अलावा पूरे लाहौर में कोई ना कहीं पिकेटिंग है, ना परमानेंट नाके लगे हुए हैं, ना रोड्स ब्लॉक है। अच्छा CTO साहब मुझे ये बताइएगा, टीम की मूवमेंट्स के टाइम पर हम देखते हैं क्योंकि ट्रैफिक को जो है वो फॉर द टाइम बीइंग स्टॉप कर दिया जाता है, उससे एक जो लंबी कतारें लग जाती हैं वो मैनेज करना, खास तौर पर अगर आपने PC का जिक्र किया, मॉल रोड की हम बात करें तो वो फिर मुल्हिका शराएं हमें उस पर कैनाल पे भी उसका एक दबाव देखने में आता है। तो इस चीज़ को कैसे मैनेज किया जाएगा? इसको इस तरह मैनेज हम लोग करते हैं जी कि हमारी क्योंकि रूटीन की पूरे लाहौर में ड्यूटीज़ चल रही होती हैं, और कहीं मेजर आर्टरीज, अगर मेजर आर्टरीज हमारी यही हैं जो आपने जिक्र भी कर दिया, हमारी माल रोड है, हमारी कैनाल है, जेल रोड है, मेन फिरोजपुर रोड हो गई, हमारी मेन बुलेवार्ड हो गई गुलबर्ग की, एंड लीडिंग रोड जो उनके पास आती हैं। तो बहुत थोड़ी देर के लिए जब हम रोकते हैं, लाहौर में व्हीकुलर ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रैफिक मिक्स भी है, कि वो ऑब्वियसली थोड़ी देर के लिए भी कहीं बंद होती है तो उसका बैकलॉग और पीछे लंबी कतारें लग जाती हैं। उसको केटर करने के लिए हमने एक्स्ट्रा नफरी हमारी, ताकि रूटीन की डिप्लॉयमेंट भी ख़राब ना हो, इस दफ़ा हमने बाकी अजलास से भी हमें नफरी मिली है। सही। और IG ऑफिस को हमने रिक्विजिशन भेजी, और रिक्विजिशन के बाद CCP ऑफिस से मूव होती है, एक तरीक़ाकार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक्स्ट्रा नफरी आ चुकी है। उनको हमने तमाम ऑल्टरनेट रूट्स के ऊपर जहाँ पे रश और दबाव होता है, हमारे लड़के वहाँ पे हम उनको मॉनिटर भी करते हैं। बाहर से हमने एक्स्ट्रा सुपरवाइजरी ऑफिसर्स भी मंगवाए हैं, DSPs 14 के करीब हमारे DSPs डिप्लॉयड होते हैं ऑन डिफरेंट रोड्स। एक हमारे SP हैं हु इज़ वर्किंग ऑन दी स्पेसिफिक रूट्स। इसके अलावा बाहर से हमने कोई 135 के करीब ट्रैफिक वार्डन्स एक्स्ट्रा मंगवाए हैं। हमारी अपनी भी नफरी मिला कि लगभग हम लोग कोई राउंड अबाउट रफली 700 के करीब हमारे ट्रैफिक वार्डन्स इसलिए डिप्लॉय किए गए हैं कि हमारे जो पब्लिक है उनको इनकन्वीनियंस ना हो। रश होता है जरूर, लेकिन वो ये तसल्ली रखें कि दीज आर ओनली 2 टाइमिंग्स ड्यूरिंग द मैच, एक दोपहर के टाइम या शाम से पहले मैच से जब टीम्स ने मूव करना उस टाइम पे, एंड आफ्टर द मैच एंड्स, उसके बाद वो जब वापस जाते हैं। खुद भी थोड़ी सी अपनी रिस्पांसिबिलिटी समझनी चाहिए कि आपको पता है कि जिस रूट से टीम ने गुजरना है, आप उसका ऑल्टरनेट वे कोई ले लें। अगर आप उस टाइम पे बाहर कहीं जा रहे हैं, 700 ट्रैफिक वार्डन, 700 टीम के पूरे लोग हैं जो कि अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। हमें जी तो नाज़रीन, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। CTO साहब हमारे साथ मौजूद हैं। CTO साहब, आपने वाज़े तौर पर आगाज़ में कहा था रूट आज कोई नहीं बंद होने वाला, तो शहरियों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि अगर कज़ाफ़ी स्टेडियम से मुल्हिका शाहराहों पर बंद भी किया जाता है तो कितनी टाइमिंग के लिए होगा और अल्टरनेट वे कौन सा इख्तियार कर सकते हैं? जी, जैसे मैंने अर्ज़ की पहले कि जिस टाइम पे टीम्स ने मूव करना है, द मैच इज स्टार्टिंग एट 6 o'clock,
5:30 पे टॉस है, तो उससे पहले टीम्स ऑब्वियसली आ जाती हैं। तो वो वाला जो टाइम है टेंटेटिवली अराउंड 4 o'clock इन द इवनिंग, तो वहाँ से बहुत थोड़ी देर के लिए जब मूवमेंट होती है, टेंटेटिव मैं बता रहा हूँ, तो उस टाइम के ऊपर हम लोग बहुत थोड़े चंद मिनट्स के लिए वॉली होता है पूरा एक हमारा एक सिलसिला। तो उसके अंदर जहाँ पे हम इंटरसेक्शंस को बंद करते हैं, वहाँ पे फ़ौरन जैसे मैंने बताया टेल गुजरती है हम खोल देते हैं। लेकिन अगर लोगों को बहुत कोई इमरजेंसी है, पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमें अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन, इस टाइम ब्रैकेट के बीच में ऑन मेन बुलेवार्ड आने से। बाकी साइट्स पे जितनी भी रोड्स हैं हमारी, इवन जेल रोड को अवॉइड कर लें। उसके बाद केनाल का थोड़ा सा इंटरसेक्शन है फ्रॉम पुल नहर जो माल है वहाँ से लेके इशरा का जो इंटरसेक्शन है वो अवॉइड कर लें। उसके बाद हमारा जो मेन बुलेवार्ड है फ्रॉम कलमा चौक से आगे सेंटर पॉइंट ऑनवर्ड्स आगे थोड़ी सी इंटरसेक्शन बंद होती है टिल लिबर्टी राउंड अबाउट। ये वाली इंटरसेक्शंस हैं। लाइकवाइज सदीक ट्रेड सेंटर से लेके लिबर्टी तक वाला जो हमारा इंटरसेक्शन है। इसके अलावा ये वाला अवॉइड अगर कर सकते हैं तो कर लें। अगर उनको बहुत इंपॉर्टेंट कोई ट्रैवल करना है, व्हाट दे कैन डू इज़ कि जो हमारे माल से आ रहे हैं लोग फ्रॉम टू पीसी वाली साइड से और उनको टूवर्ड्स कैंट जाना है, फोर्ट्रेस और उस साइड पे और बाकी उन पार्ट्स में जाना है, व्हाट दे कैन डू इज़ के इलामा इकबाल रोड हमारी वहाँ पे अवेलेबल है, गड़ी शाह वाली साइड हमारी अवेलेबल है, सदर वाली साइड हमारी अवेलेबल है। दे कैन ईजिली हिट द रिंग रोड। बिल्कुल, परेशानी से बचने के लिए ये मुतबादिल रास्ते हैं जिनको आप इख्तियार कर सकते हैं अगर आपका बहुत ज़रूरी है उस टाइम पे सफ़र करना। नहीं तो आप थोड़ा सा टाइम वेट करके अपने सफ़र के लिए जा सकते हैं ताकि परेशानी का सामना ना रहे। सीटीओ साहब, ये मैच वगैरह हमेशा से शायकीन के लिए, लाहौरियों के लिए बड़ा एंटरटेनमेंट का जरिया रहे हैं। आपने कभी मिस करते कि इन ड्यूटीज़ की वजह से आप इस तरह की एंटरटेनमेंट से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं? नहीं, एंटरटेनमेंट वी आर ऑलरेडी इन दी स्टेडियम हम लोग होते हैं, तो वी वॉच लाइव मैच। वाली रिस्पांसिबिलिटी होती है ना, वो नहीं होती ना, उस वाला ना फील आती है ना वो जिम्मेदारी होती है। तो वो ऑब्वियसली है, जैसे जैसे आपकी पोजीशंस बढ़ती जाती हैं आपकी जिम्मेदारी बढ़ती जाती है, और ये किस हर शोबे के अंदर ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, खुद आपको कौन सी गेम पसंद है? क्रिकेट पसंद है? क्रिकेट मैंने बहुत खेली जी, बल्कि वंस आई वाज अ स्टूडेंट, हम लोग स्कूल बीकन हाउस में पढ़ता था, फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, तो आई डोंट नो आपको याद होगा कि नहीं, बेंसन एंड हेजेस सीरीज शुरू हुई थी जिसमें कलर्ड बॉल्स आए थे, वाइट कलर्ड किट्स इंट्रोड्यूस हुई थी इन दी इंटरनेशनल क्रिकेट। तो हम लोगों ने तब, हम वी वर यंगस्टर्स, तो हमने मॉडल टाउन के अंदर, वी यूज्ड टू लिव देयर, तो हमने सी ब्लॉक मॉडल टाउन में पहला लाहौर के अंदर डे एंड नाइट मैचेस हमने कराए। कोई 30 से ज़्यादा टीम्स उसमें थी, कलर्ड किट्स थी, हमने वाइट बॉल्स बनवाए ऑर्डर पे सियालकोट से। तो मैं खुद भी खेलता रहा क्रिकेट, हार्ड बॉल से भी बहुत खेली। वैसे मेरी रैकेट गेम्स हैं, टेनिस है, स्क्वॉश है, फुटबॉल भी खेलते रहे, बैडमिंटन जी। फुटबॉल का मेरे पास आर्मी का अल्हम्दुलिल्लाह कलर है, तो आई हैड बीन, मैं अच्छा स्पोर्ट्समैन रहा फौज के अंदर भी, और अभी सिविल सर्विस में आने के बाद भी जहाँ जहाँ टाइम मिला तो आई लव टू डू स्पोर्ट्स। चलिए, ये तो बहुत अमेजिंग है, और ऑब्वियसली हमारे नाजरीन के लिए भी ये नई चीज़ होगी, आपके बारे में उन्हें पता चला है। अब आ जाते हैं शहर में जो बेहंगम ट्रैफिक है, खासतौर पर मैंने अभी आपसे ऑफ कैमरा भी जिक्र किया था, फिरोजपुर रोड पर नश्तर स्टॉप के करीब जो यू टर्न है, अब यू टर्न की खिलाफ वर्जी, वन वे की खिलाफ वर्जी, ये मामूल बनता जा रहा है, और ये हादसात का बाइस भी है, ये ट्रैफिक रवानी को भी खराब करने का बाइस बनता है। क्या समझते हैं आप, क्यों ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हो सकती हैं? वार्डन्स वहाँ पे मौजूद होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, सबसे ज़्यादा इसमें आई विश के मेरे होते हुए एक भी वायलेशन ना हो, सारे लोग लॉ अबाइडिंग हों, सिग्नल्स जंप ना करें, वन वे की वायलेशन ना करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों के अंदर एजुकेशन का बहुत ज़्यादा फुकदान है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आयशा को कहूँगी कि वो फुटेज भी अभी जो हम देख रहे थे वो दिखाएं, ताकि पता चले कि किस तरह से वन वे की खिलाफ वर्जी भी की जा रही है, ये हादसात का बाइस बनती है। सबसे पहले हमें ये सोचना है, खुदा ना खास्ता हमारे साथ कोई हादसा ना पेश आ जाए, हमारी वजह से दूसरों के साथ कोई हादसा ना पेश आ जाए। फिर और बिल्कुल हादसात होते हैं जब भी इंसान वन वे के खिलाफ जाता है, एक नॉर्मल वे से कोई आ रहा होता है, इट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स इन लाहौर। उसके लिए आपने देखा कि हम लोग यू टर्न्स के ऊपर, जेल रोड की मिसाल ले लें, फिरोजपुर रोड जो वन वे सिंगल साइडेड यू टर्न्स हैं, तो वहाँ पे हमें एक ट्रैफिक वार्डन डिप्यूट करना पड़ता है, बट हमें ये ये एहसास होना चाहिए कि वो एक इंसान है। जिस टाइम पे हम एक वायलेटर को रोक के चलान कर रहे होते हैं, एट द सेम टाइम 7-8 मोटरसाइकिल वाले या कोई ना कोई रिक्शा उल्टा गुजर जाएगा।
वो एक इंसान है एट अ टाइम एक ही। दिस इज द पॉइंट जहाँ पे हमारा रिपोर्टर सीटीओ साहब हर रोज जा रहे हैं, ट्रैफिक वार्डन भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन यहाँ पर खिलाफ वर्जी भी हो रही है। मैं आपको बताता हूँ, फाइन्स हम करते हैं लेकिन उसकी ड्यूरेशन में ही इज वन मैन एट अ टाइम एक बंदे का फाइन कर सकता है। जिसको भी रोकते हैं पहला वो होता है, वो देखो वो भी जा रहा है, उसका चालान करो। बिल्कुल। तो हमें अगर कोई और गलत काम कर रहा है उसकी एक तो एग्जाम्पल कोट नहीं करनी, हमें रवैया दुरुस्त करने हैं। हम लोग जरूर करते हैं, मेरे पास सारी फिगर्स हैं कि हमने जो भी अपनी कैंपेन्स चलाई हैं सिंस सितंबर 2020 उसके अंदर 4 मेन चीजों पे फोकस किया था। सबसे इंपॉर्टेंट थी हमारी हेलमेट्स, वन वे वायलेशंस, लेन लाइन डिसिप्लिन एंड अंडर एज ड्राइविंग। उसमें बेताशा हमने फाइन्स भी किए, लोगों को एजुकेट भी करते रहे, एजुकेशन अवेयरनेस भी देते रहे, लेकिन हमें मिलजुल कर जब तक शहरी हमारा साथ नहीं देंगे, उनमें ये आगाही नहीं होगी कि हम किसी और की जान को खतरे में डाल रहे हैं, वो जब तक एहसास नहीं होगा इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि सिर्फ इन्फोर्समेंट से और बंदा खड़ा करके वो कर दें। लेकिन मैं एक साथ साथ ये बताता चलूँ कि हमारे जहाँ सेफ सिटी के कैमराज हैं, लोगों को ईच मैं इसकी मिसाल भी बैठी हूँ कि जब मेरा चालान हुआ उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों का ख्याल भी रखना शुरू कर दिया। खैर मुझे ये बताइएगा पीको रोड, क्योंकि अब ये हमारे मसाइल है ना, तो मैं चाहती हूँ कि हम वो भी साथ साथ डिस्कस करते रहें। जब भी आपने ऑफिस आना है जाना है, पीको रोड पे ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है, क्यों वहाँ पर क्यों उस तरह से? इट इज़ नॉट ओनली पीको रोड, हमने पूरे आइडेंटिफाई किए हैं स्पॉट्स जहाँ जहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं इस तरह के लाहौर में, और 4 अभी मेजर प्रोजेक्ट्स लाहौर में आने लगे हैं। उसमें बहुत सारे इंजीनियरिंग फ्लॉज हैं। सही। अनफॉर्चुनेटली इन द पास्ट हमारे अर्बनाइजेशन वैसी नहीं होती रही, हमारी पॉलिसीज वैसी नहीं बनती रही जैसी होनी चाहिए थी, रोड नेटवर्क वैसे एक्सपैंड नहीं होता रहा, जहाँ अंडरपासेस बनने थे वहाँ नहीं बन सके। अभी 4 मेजर प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लॉन्च करने जा रही है। इसी तरह की हमने पूरी अपनी समरी बना के, सारे डिपार्टमेंट्स ने, कमेटीज भी बनी हुई, वी सिट इन देम, तो 4 मेजर पॉइंट्स को, इसी तरह के चौक पॉइंट जो उनको एड्रेस किया जा रहा है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, गुलाब देवी पे फिरोजपुर रोड पे प्रॉब्लम रहता है, वहाँ पे अंडरपास इज इन ऑफिंग। उसके बाद हमारा शेरा वाला गेट है, 1 मोरिया 2 मोरिया, वो एक परमानेंट शोर पॉइंट है, वहाँ पे फ्लाईओवर बनने जा रहा है। उसके बाद हमारा मून मार्केट वाला जो एक करीम ब्लॉक वाला जो एक है मेन इंटरसेक्शन, वहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है। शाकाम चौक बहुत ज़्यादा रोड ज्योमेट्री अजीब व गरीब सी है, वो ठीक हो रही है वहाँ पे। तो ये चीज़ें सारी हो रही हैं। फिरदौस का अंडरपास आपने देखा रिसेंटली हमने किया, ये साथ साथ चलने चाहिए। तो ये चीज़ें हो रही हैं, और हमने नॉट ओनली पीको रोड, जितने ऐसी जगह हैं जहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन का जो जरिया बनती हैं, वी सिट इन दी कमेटीज, वहाँ पे हमने उनको प्रायोरिटाइज। ये जो चिंचे रिक्शे है ना, सीरियसली इससे बहुत ज्यादा डर लगता है। ये इस तरह से बेहंगम ट्रैफिक की सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं ना कि अगर आप अपने रास्ते में बिल्कुल ठीक भी जा रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं इनकी वजह से हादसा हो जाए। नॉट ओनली चिंची रिक्शास, मैं तो ऐड करूंगा कि मोटरसाइकिल्स बहुत ज्यादा कॉज ऑफ एक्सीडेंट हैं। और हमारी जो 6.5 मिलियन रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं लाहौर की, उसमें से 42 से 43 लाख मोटर बाइक्स हैं। इसके अलावा जो किस्तों वाले हैं, इंस्टॉलमेंट्स वाले हैं, जो आउट डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, वो तो बहुत सारे हैं। तो ये बहुत सारा हमारा कॉज ऑफ एक्सीडेंट है। कल मेरी मीटिंग हुई वाइस चांसलर यूईटी में, वहाँ पे मैं गया और हम लोग एजुकेट कर रहे हैं। मैंने उनको कहा, एंड ही बॉट द आइडिया, मैंने उनको कहा कि आपके जितने लोग यहाँ पे बच्चे आते हैं हु कम टू द इंस्टीट्यूशन विदाउट पुटिंग ऑन द हेड गियर, जो हमारा हेलमेट है, उनकी अटेंडेंस ना लगाएं। एंड दे हैव स्टार्टेड ऑफ। गवर्नमेंट कॉलेज में मैं गया तो मैंने ये बात की। तो हम सबको मिलकर अपना अपना पार्ट प्ले करना है ताकि हमें बेहतरी नजर आ सके, रोड डिसिप्लिन हमारा बेहतर हो सके। सही। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, हमारे यहाँ गैर मुल्की टीम भी आ रही है, और एक जो बड़ा मसला शहर का ये है एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ का। हम हर रोज देख रहे हैं शहर लाहौर आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1 पे आ रहा है, और उसकी बड़ी वजह आलूदगी की धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं। उस पर ट्रैफिक पुलिस कितनी कार्रवाइयां कर रही है, कितनी मुतहरिक है, क्योंकि ये भी जिम्मेदारी और ये आप पे आ रही है कि ये सिटी ट्रैफिक पुलिस ने इट इज नॉट ओनली सिटी ट्रैफिक पुलिस, इसके लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है जो व्हीकल फिटनेस रिजीम को देखता है। और हम लोग तो सिर्फ इन्फोर्समेंट करते हैं। हमने स्मॉक सीजन के अंदर वी हैव द फिगर्स, हमने हजारों की तादाद में चलान किए, 2000 के फाइन्स भी किए अंडर द जुडिशियल ऑर्डर। ये बिल्कुल है, बिल्कुल इट्स अ पोटेंट प्रॉब्लम और बड़ी थ्रेट है लाहौर के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ हमें इसमें भी पॉलिसीज हमें इस तरह की लानी है कि हमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली व्हीकल्स को लेके आना है, हमें ई व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस कराना है जो सारी दुनिया के अंदर हो गई हैं, उनकी प्राइसेस भी अफोर्डेबल रखनी है ताकि लोग हमारे स्विच फ्रॉम ऑटोमोबाइल इंजन्स टू दी इलेक्ट्रिक इंजन्स। सही। कोई मैसेज आप लाहौरियों को देना चाहें? लाहौरियों को यही मैसेज दूंगा जो हमेशा मैं बात करता हूँ
कि हम अपने रवैये चेंज करें। हम V8 में बैठे होंगे बड़ी बड़ी गाड़ियों में और 200 रुपीज़ का हमारा ट्रैफिक वार्डन जो आपकी सर्विस के लिए खड़ा है, अगर वो फ़ाइन करने लगे तो खुदारा अपने फ़ोन्स मत इस्तेमाल किया करें, कनेक्शंस ना बताया करें, इससे आप अपने आप को नीचा करते हैं। तो हमें लॉ अबाइडिंग होना है, कवानीन का एहतराम करना है। अगर फ़ाइन हो जाए तो डजंट मेक अ डिफरेंस। हमने ई पेमेंट ऑफ ट्रैफिक फाइन्स इंट्रोड्यूस कराया। आप ऑनलाइन वहीं खड़े खड़े पॉइंट पे फाइन सबमिट कर सकते हैं। कवानीन का ख्याल करें ताकि एक दूसरे की जानों को हम बचा सकें। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त मैसेज है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब हम समझना शुरू करते हैं तो हम माशरे में देखते हैं कि एक डिसिप्लिन की फ़िज़ा जो है वो कायम हो जाती है। और वो जो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं ना हम कि फ़लाँ बंदा ये कर रहा है, हम ये कर रहे हैं तो हमारा चालान हो रहा है, तो ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। देखना चाहिए कि हम किस कदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो निभा रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए एंड विश यू गुड लक। ट्रैफिक के ये जो 3 दिन खास तौर पर मैच के, क्योंकि सबकी नज़रें होती हैं कि किस तरह से ये चीज़ें मैनेज हो रही हैं, तो उसके लिए गुड लक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में कोशिश हम ये करेंगे कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एक बहुत ही अहम मामले पर रोशनी डालेंगे, कुछ वजूहात की बात करेंगे, कुछ डिटेल्स आपको बताएंगे, कुछ अलामात की बात करेंगे। टॉपिक आज का हमारा क्या है? पैदाइशी तौर पर बच्चों में जो दिल की बीमारियां होती है, इसका इलाज कैसे मुमकिन है, इसकी अलामात क्या क्या हो सकती हैं। और ये इस तरह का वक्त होता है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होकर रह जाते हैं, कुछ उम्मीद नज़र नहीं आ रही होती। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसकी एहतियात क्या है, इसका इलाज यहाँ पर है, किस तरह से है, मुमकिन किस तरह से है, आपको इलाज किस तरह से कराना है, ये सब चीज़ें आज के शो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी। तशरीफ़ फरमाए हमारे साथ फरहान अहमद जो कि CEO हैं PCHF, और इसके साथ जी हमारे साथ डॉक्टर फैज़ रसूल मौजूद हैं जो कि MD हैं FCPS कार्डिक सर्जरी। अपने मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चल है आप? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो सबसे पहले ये लगता है कि ये सदका जारिया होता है कि हम लोगों तक इतने अहम मामले पर इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, क्योंकि जब कभी भी ये मसला होता है ना तो पेरेंट्स पे जो बीतती है शायद उसका अंदाज़ा लगाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। फरहान साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। मुझे बताइएगा, पैदाइशी तौर पर दिल की बीमारी जो है, ये इसकी वजूहात भी क्या कोई होती हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पैदाइशी तौर पर ये चीज़ें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया। पैदाइशी तौर पर जी ये दुनिया में ऐसा है, हर 100 में से एक बच्चा कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के साथ पैदा होता है। यानी कि हर 100 में से एक बच्चे को ये दिल का आर्जा हो गई होगा। हमारे मुल्क में ये शरह थोड़ी ज़्यादा है। उसकी 2 वजूहात आमतौर पर सुनने में आई हैं। एक तो कज़न मैरिजेस है और दूसरा मदर की न्यूट्रिशन का हम ऐसे लो इनकम कंट्री के तौर पर ख्याल नहीं रख सकते। तो ये शरह तकरीबन 1.5 या 2 है। तो लेकिन अगर हम 1% ही को देखें तो तकरीबन साल के 60,000 बच्चे कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के साथ पैदा होते हैं। दुनिया में ये जो दिल के अमराज हैं, ये वाहिद ऐसा कंजेनिटल जो सबसे ज़्यादा पैदाइशी मसला किसी भी बच्चे को हो सकता है, वो दिल के आर्जे का मसला हो सकता है। सही सही। मुझे सर ये बताइएगा, जैसे कहा कि पैदाइशी तौर पर ये मसला हो सकता है, अब हमने जाना है सबसे पहले कि पता हमें कैसे चलेगा। ये सबसे ऑब्वियसली इलाज तो आप तभी करेंगे जब तशखीस हो सकेगी, तो तशखीसी मराहिल इसके क्या होते हैं, कैसे पता चल सकता है? बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया यहाँ पर। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ क्या होती हैं। इसमें जो है ना ये पैदाइशी दिल में नुक्स होते हैं। ठीक है। इसमें दिल के 4 खाने होते हैं, 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। उनमें से जो ऊपर वाले खानों में उनमें एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स कहते हैं। जो नीचे वाले खानों में अगर सुराख है तो उसको वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट्स कहते हैं। सही। तो इसमें जो है ना बेसिकली जो अलामात आती हैं बच्चे में, वो बच्चे की सांस तेज चढ़ रहा होता है, खाने पीने में वो मुश्किल पेश आ रही होती है उसको, दूध पीने में बच्चे को, या फिर बहुत ज़्यादा नीला हो जाता है बच्चा। सही। तो जैसे ये अलामात आए, मैं वालिदैन को यही मशवरा दूंगा कि फ़ौरन बच्चों के डॉक्टर के पास लेके जाएं, पीडियाट्रिशियन। सही सही। वो फिर वो बच्चों के जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो उनके पास भिजवाते हैं। तो बच्चों के कार्डियोलॉजिस्ट वो दिल की अल्ट्रासाउंड कहते हैं उसको, दिल की एकोकार्डियोग्राफी करके तशखीस करते हैं। सही। जब तशखीस हो जाती है तो फिर वो कार्डिक सर्जन के पास रेफर करते हैं। सही। CHD बच्चों पर हमें तवज्जो कैसे देनी चाहिए, किस तरह से उनका एहतियात करनी चाहिए? जी, एक बहुत बड़ा मसला हमारा ये रहा है कि आपको पता है कि लो इनकम कंट्री की वजह से डिजीज़ बर्डन हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है। पूरे मुल्क में इस वक्त तकरीबन 4 से 5,000 बच्चों की हार्ट की सर्जरीज हो सकती हैं, लेकिन हर साल हमें तकरीबन 20,000 सर्जरीज की ज़रूरत है। तो देयर इज़ अ ह्यूज डेफिसिट एवरी ईयर। हर साल हमारे बच्चे जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन रिसोर्सेज ना होने की वजह से हम उनको ट्रीट नहीं कर पा रहे।
इस बीमारी में कुछ ख़ास बात यह है कि अगर बच्चे का हार्ट की सर्जरी या हार्ट का इंटरवेंशन टाइम पर हो जाए तो उसका फॉर लाइफ ये मसला हल हो जाता है। बिल्कुल, मैं इस तरफ आने वाली थी कि टाइमली इलाज हो जाना कितना ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला है कि हम तशख़ीस को भी एक ऐसा कर सकें कि लोगों को पहले तो अवेयरनेस, स्टेप 1 अगर आप मुझसे पूछें तो माँ बाप को ये पता हो, अगर बच्चा दूध पीते हुए माँ को बहुत ज़्यादा लग रहा है कि वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है, उसको सांस में ट्रबल आ रही है, या उसका ये वाली जगह जो है ये ब्लूइश हो रही है, या उसका रंग वैसे ब्लू हो रहा है, या उसके नाखून जो है अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं, तो ये पेरेंट्स के लिए एक पहला लम्हा फ़िक्री है। तो उनको एक बच्चे के डॉक्टर के पास उसको लेकर जाना चाहिए। तो बच्चे का डॉक्टर ना उसके हार्ट की मर्मरिंग को चेक करता है, वो देखता है कि भाई उसकी हार्ट की जो बीटिंग है वो नॉर्मल है या उसमें कोई डिफरेंस है। और एक और बहुत नॉर्मल सी तशख़ीस है वो है एक, आपने कोरोना के दिनों में तो आप लोगों को मालूम होगा कि एक पल्स ऑक्सीमीटर मिल जाता है कि आप उसकी ऑक्सीजन चेक कर सकते हैं। तो जहाँ बच्चे की सैचुरेशन बिलो लाइक 80-85 डॉक्टर साहब ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, तो इमीडिएटली फिर बच्चे का तशख़ीस की तरफ हम फोकस कर लें। तशख़ीस के बाद अगला अमल है कि अगर डायग्नोस हो गया तो नेक्स्ट क्या करें। उसके लिए फिर हम जैसे इदारे मौजूद हैं कि जो अनफॉर्चुनेटली लोग फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते, उसमें हम लोग इनकी फिर हेल्प करते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइएगा, जैसा कि जिक्र भी किया कि हमने ये चीज़ें अगर घर बैठ के कोविड के सिचुएशन में हम ये करते भी रहे हैं, तो बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं पेरेंट्स, तो किस तरह से आप घर में इन चीज़ों की एहतियात कर सकते हैं? अगर आपने बार बार चेकअप करना है तो इसके लिए गाइडलाइन आप क्या बताना चाहेंगे? इस वक्त बच्चों के जो दिल के डॉक्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो इस वक्त वहाँ तक पहुँचना इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो मैं तो ये मशवरा दूंगा कि बच्चों के दिल के डॉक्टर तक पहुँचें, वो आपका सही इलाज कर सकते हैं, तशख़ीस कर सकते हैं। उसके बाद फिर वो कार्डियक सर्जन की तरफ। अच्छा, मुझे ये बताएगा, क्या इसका एक वाहिद हल सर्जरी ही है? नहीं, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि बहुत सी बीमारियाँ जो कि एंजियोग्राफी के थ्रू भी ट्रीट की जा सकती हैं। जैसे एक पैदाइशी नुक्स होता है जिसे कहते हैं PDA, दैट इज पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। ये एक एक्स्ट्रा खून की नाली होती है जो कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है उस वक्त होती है, जब बच्चा पैदा होता है वो बंद हो जाती है। तो ये PDA वाली बीमारी को ज़्यादातर अब एंजियोग्राफी के जरिए भी बंद कर रहे हैं। सही। या फिर दिल के ऊपर वाले खानों में जो सुराख होते हैं, एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट, उनको भी एंजियोग्राफी के जरिए ही आजकल ज़्यादातर लोगों में बंद कर रहे हैं। सही। तो अगर कार्डियोलॉजी समझते हैं कि हम ये एंजियोग्राफी के जरिए मुमकिन नहीं है, तो फिर वो सर्जन के पास रेफर करते हैं। सही। अच्छा, हम बार बार इब्तदाई तशख़ीस का जिक्र कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मुझे बताएगा इब्तदाई तशख़ीस का रोल क्या है? किस हद तक हम अगर इब्तदा में तशख़ीस हो जाए तो हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं? जी, आपने अच्छा सवाल किया। इसमें यह है कि आप जब बच्चे को अलामात आना शुरू हो जाएं, जैसे सांस तेज़ हो रहा है या बहुत ज़्यादा नीला हो रहा है बच्चा, तो आपने वही मैं आपको स्टेप बताऊंगा, पहले आप बच्चे के डॉक्टर पर लेके जाएंगे, फिर वो कार्डियोलॉजिस्ट पर लेके जाएंगे, फिर सर्जन के पास जाएगा। अगर हम जल्दी बच्चे का इलाज कर देते हैं, क्योंकि जब पहला साल होता है बच्चे का, उस वक्त उसका दिमाग ग्रो कर रहा होता है, अगर उस वक्त बच्चे के दिमाग में ऑक्सीजन सही तरह ना पहुंचे तो पैदाइशी तौर पर उसका दिमाग सही तरह डेवलप नहीं कर सकता। तो वो उसका IQ लेवल जो है वो बड़ा होकर भी इतना ज़्यादा अहम नहीं, इतना ज़्यादा नहीं होगा कि वो कोई एक अहम रोल सोसाइटी में प्ले कर सके। सही। तो अगर जल्दी हम इसका इलाज कर सकते हैं तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा, लेकिन हमारे पास इस वक्त सहूलियात का फुकदान है। सहूलियात की तरफ फरहान साहब, मुझे ये कहिएगा कि हुकूमत इसमें क्या किरदार अदा कर रही है? मुखय्यर हजरात जो कि दिल खोल कर मदद करते हैं, ये जज्बा रखते हैं, वो किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकते हैं? जी माशाल्लाह, हुकूमत का बहुत अच्छा रोल रहा है, हर हुकूमत का अच्छा रोल रहा है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में माशाल्लाह इस वक्त साल के 1000 से ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, लेकिन चूँकि हम वन ऑफ द लो इनकम कंट्रीज़ हैं तो डिज़ीज़ बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे कई इदारे होने चाहिए। इसी में फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन, जिसका 4 मकासद है, उसमें से एक मकसद यही है कि कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। हम बाहर से मेडिकल मिशन लेकर आते हैं, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, तो जहाँ जहाँ सेंटर्स में बच्चों की हार्ट की सर्जरीज हो रही हैं उसमें अगली कैपेसिटी पर काम करते हैं कि पहले 12 kg का बच्चा ऑपरेट हो रहा था, अब इसको 10 kg पर कैसे लेकर आना है। सही। सही। मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि कुछ तंजीमें भी हैं जो अपना किरदार अदा कर रही हैं, प्रॉपर बच्चों के लिए हस्पताल होना कितना ज़रूरी है? जी, इस वक्त जो अशद ज़रूरत है ना जी, वो है कि हम एक ऐसा इदारा बना सकें जहाँ पर ना सिर्फ बच्चों का इलाज हो सके बल्कि कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो और तशख़ीस के और रिसर्च के दरवाजे भी खुलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन का एक इनिशिएटिव है, एक 75 बेड का 75 बेड का बच्चों का हार्ट का हॉस्पिटल, जो 12 सितंबर लास्ट ईयर में अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इनॉग्रेशन हो गई। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने हमें ज़मीन दी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने,
अब मिसबाउल हक जो हमारे माशाल्लाह क्रिकेट के कोच भी हैं, वो हमारे वन ऑफ द डायरेक्टर्स भी हैं। सही। तो अब वो भी अपना पूरा का पूरा फोकस टाइम बच्चों के हार्ट के हॉस्पिटल पर लगा रहे हैं जी। सही। तो अब इंशाल्लाह हमारा कोशिश है कि अगले कोई साल 1.5 साल के अंदर अंदर ये 75 बेड का बच्चों का मखसूस दिल की बीमारियों का हॉस्पिटल बनाया जा सके इंशाल्लाह। सही। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि कोशिश भरपूर ये की जा भी रही है कि बच्चों के लिए ख़ास तौर पे हॉस्पिटल बनाया जाए, कितनी ज़रूरत है इसकी? और फिर यहाँ पे इलाज मौलजा बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। ऑब्वियसली टाइम 1-2 महीनों का दिया जाता है, तो वो पेरेंट्स जो कि प्रायोरिटी पे अपने बच्चों का इलाज कराना चाह रहे होते हैं, उनके लिए तो ये चीज़ें इंतज़ार बहुत मुश्किल हो जाता है ना। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जैसे फ्रांस ने बताया कि हर साल पाकिस्तान में तकरीबन 40 से 50 हज़ार लोग बच्चे जो है ना वो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के साथ पैदा होते हैं। तो सिर्फ 3 से 5 हज़ार तक हम सर्जरीज कर रहे हैं इस वक्त। तो इनमें से तकरीबन 1/3 लोगों को, दैट इज़ 15,000 लोगों को, बच्चों को ज़रूरत पड़ती है सर्जरी करने की विदिन 1 ईयर ऑफ एज। तो अभी हमारे पास सिर्फ 15,000 तक कर सक रहे हैं। फिर 15,000 को ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें से हम सिर्फ 5,000 तक हम कर रहे हैं, 3 to 5,000 तक। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम नए इदारे बनाए, नए हॉस्पिटल बने जिनमें जो गरीब लोग हैं उनका इलाज मुफ्त किया जा सके। जैसे कि हमारा पाकिस्तान चिल्ड्रन फाउंडेशन के थ्रू हम यूनिवर्सिटी लाहौर में एक हॉस्पिटल बना रहे हैं, जो जहाँ पर जो बिल्कुल मुफ्त इलाज किया जा रहा है। सही। और मुफ्त इलाज किया जाता है, इसमें मुखय्यर हजरात अपना किरदार अदा करते हैं। वो लोग जो कि पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन को इमदाद फराहम करना चाह रहे हैं, पैसा देना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके दिल में ख्याल आता है कि भाई आप जिस मकसद के लिए ये काम कर रहे हैं, कार खैर में हिस्सा ले रहे हैं, वो पूरा होगा भी या नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे लोगों को? जी, इसमें जी हमारा पहले दिन से ये फोकस रहा है कि एक तो हम ट्रांसपेरेंसी पर और कैपेसिटी बिल्डिंग पर बहुत पहले दिन से फोकस किया। 2012 में जी एक हमारा फैमिली में हादसा हुआ था, मेरी बेटी ये कंजेनिटल हार्ट के साथ पैदा हुई थी। फिर उसके बाद सारा फोकस हम लोगों ने इस इदारे पर किया। अब वो तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अल्लाह ने फजल फरमाया को 2300 से ज़्यादा बच्चे इस फाउंडेशन ने अल्लाह की मेहरबानी से आप लोगों की ज़कात अतियात देकर अल्लाह की मेहरबानी से वो ऑपरेट हो गए हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। तो हमारे जी डिफरेंट अकाउंट्स हैं। ज़कात का अकाउंट अलग है, शरिया बोर्ड होता है जो ज़कात के पैसे को ज़कात के मुस्तहिक तक लगाता है। फिर इसी तरह हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन का अकाउंट बिल्कुल अलग है। जो लोग हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा देना चाहें वो उस अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं। मैं एज ए CEO वॉलंटियर काम करता हूँ, आई डोंट गेट पेड बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक IT कंपनी है, वहाँ से घर का खर्चा चल रहा है। लेकिन हमारा अब ज़िंदगी का मकसद ये है कि ये इदारा खड़ा हो जाए और यहाँ पर जो लोग अफोर्डिंग हो वो ज़रूर पे करें और जो नॉन अफोर्डिंग हो उनका इलाज 100% फ्री में किया बिल्कुल जाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो लोग जिनका एक्चुअली राइट है, जो कि डिज़र्व करते हैं, उन तक इसका फ़ायदा भी पहुंच सके। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि मुखय्यर हज़रात अगर आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करते हैं तो कितनी तादाद होती है नॉर्मली बच्चों की, और अगर लोग अपना किरदार अदा करें तो कितने फ़ीसद बच्चों की जान बचाई जा सकती है? जी, हमारा टारगेट जो है, जब हमारा जो हॉस्पिटल प्रोजेक्ट है, हमारा ये मिशन है कि तकरीबन 25 से 30 हज़ार तक सर्जरीज करें हम हर साल। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मुखय्यर हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स दें। तो हमारे पास कैपेसिटी इतनी ज़्यादा इंशाअल्लाह अगले 3-4 साल तक ये बिल्ड हो जाएगा। तो इतनी ज़्यादा होगी, हम 25 से 30 हज़ार सर्जरीज हम हर साल कर सकेंगे वहाँ। सही। और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर आप लोग ये चीज़ें समझना शुरू कर दें कि आपकी इमदाद की वजह से किसी की जान बच सकती है, तो मेरे ख्याल से आपकी ज़िंदगी का असल मकसद जो है वो भी पूरा हो जाता है। और वो लोग जो कि ये कार खैर जो है लेकर चल रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियां बचाने का, बच्चों की, नन्हे बच्चों की ज़िंदगी बचाने का काम कर रहे हैं, बिलाशुबा वो खिराज तहसीन के मुस्तहिक भी हैं, जैसे कि हमारे मेहमान हमारे सामने मौजूद हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए एंड विश यू गुड लक। इसी तरह से आप ये नेक काम सर अंजाम देते रहें, अल्लाह ताला आपकी मदद करे। और वो लोग जो कि हमारा शो देख रहे हैं उनसे भी मैं ज़रूर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि इससे किसी की ज़िंदगी बच सकती है। तो अगर आप इसमें अपना किरदार अदा करेंगे तो बहुत सारी आसानियाँ अल्लाह ताला आपके लिए पैदा कर देगा। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।